नरेंद्र मोदी हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई विलन है तो नरेंद्र मोदी है। वो शरीयत मुसलमानों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसको शरीयत की अपनी ही शरीयत जिसे नहीं मालूम है। नरेंद्र मोदी को हराने का काम अगर कोई करेगा तो वो हिंदू समाज करेगा। जजेस पे सुप्रीम कोर्ट को खास नजर रखनी चाहिए, जो किसी पार्टी को खुश करने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकायदा कोर्ट ने आपको दंगों का मास्टरमाइंड कहा, कोर्ट ने जो बात कही वो बात मीडिया ने दिखाई है, तो ऐसे में आप मीडिया पर तो जो आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? एक एडिशन और करूंगा इसमें। आपने कहा कि आपने चूंकि सारे वर्गों की बात की, इसलिए सरकार ने जो है ये 2010 के दंगे की फाइल खुलवा दी। तो आप मानते हैं कि कोर्ट जो है उसको प्रभावित किया है सरकार ने? मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ, शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि मैं देश के लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क की जमहूरियत कायम रहनी चाहिए। हमारे मुल्क के संविधान को जो ये लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कार्यपालिका पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है। सरकार पूरी तरह देश के खिलाफ काम कर रही है। कार्यपालिका उसके कंट्रोल में है, पत्रकारिता उसके कंट्रोल में है। एक न्यायपालिका हमारे आखिरी उम्मीद, लोकतंत्र का आखिरी किला है न्यायपालिका। इसमें भी मैं देखता हूं कि कुछ जजेस को शौक हो गया राजनीति का, इस्तीफा देंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हमने भारतीय जनता पार्टी, साफ जाहिर है कि उसने भारतीय जनता पार्टी की कितनी मदद की अपने ओहदे पर रहते हुए, उसके बदले में वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहता है। वो गवर्नर जिसने बाबरी मस्जिद का फैसला किया, अगर वो बेईमान नहीं था, उसकी नीयत खराब नहीं थी, उसे गवर्नरी बिल्कुल कबूल नहीं करनी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था कि मैंने अपने विवेक के आधार पे फैसला किया है, अपने विवेक से फैसला किया है, मैंने किसी लालच के लिए फैसला नहीं किया। लेकिन उसने गवर्नरी हासिल करने के लिए फैसला किया था। अकबर द ग्रेट, उनके जमाने में उनके दिमाग में भी ऐसा ही शर पैदा हुआ जैसे नरेंद्र मोदी के दिमाग में पैदा हुआ। उनके दिमाग में शर पैदा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई दीन इलाही बनाया, उन्होंने नया एक मजहब ईजाद किया। उस वक्त जो ईमान वाले थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने मुखालफत की। हुकूमत की मुखालफत करना आसान नहीं होता है। कितने लोग जेलों में गए। और वो मुखालफत ना हुई होती तो इस्लाम खत्म करके ये दीन इलाही कायम कर देता। लेकिन मुजद्दिद अल्फ-ए-सानी उसी सिलसिले में जेल गए। वही तरीका नरेंद्र मोदी ने आज इख्तियार किया हुआ है, जो असल हिंदुत्व है। असल हिंदुत्व जो है वो चारों शंकराचार्य असल जो हैं। आज माननीय गृह मंत्री का एक बयान मेरी नजर से गुजरा, किसी चैनल को उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान अगर शरीयत पर अमल करना चाहता है तो सिर्फ 3 तलाक पे या 4 शादियों पे मुसलमान क्यों है, उसे शरीयत पे ज़िंदगी भर अमल करना चाहिए और शरीयत के मुताबिक उसे चलना चाहिए। शरीयत में सूद भी नहीं लिया जा सकता, सूद नहीं लेना चाहिए, शरीयत में ये भी नहीं करना है। वो शरीयत मुसलमानों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसको शरीयत की अपनी ही शरीयत जिसे नहीं मालूम है। हिंदू शरीयत के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का काम शंकराचार्यों की जिम्मेदारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, अगरचे अकबर दी ग्रेट की तरह इन्होंने एक नए हिंदुत्व का ऐलान नहीं किया है, लेकिन नए हिंदुत्व पर काम हो रहा है। पुराना हिंदुत्व लोगों से भुलाया जा रहा है, छुड़ाया जा रहा है। हिंदुत्व को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन 4 शंकराचार्यों के जरिए मूर्ति स्थापना की जानी चाहिए थी, प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए थी, जो ना करके एक अकेला आदमी
भगवान श्री राम आप लोगों के मुताबिक मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा अमर्यादित आदमी वो भगवान को गोद में लेके जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की कर रहा है। जो काम शंकराचार्यों का था वो इसने अपने हाथ में लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आज आम हिंदू डरा हुआ है, दबा हुआ है, बोल नहीं रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को यही हिंदू, मुसलमान नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता। मुसलमान को नरेंद्र मोदी को हराने का काम अगर कोई करेगा तो वो हिंदू समाज करेगा, जिसने इतना बड़ा अनर्थ किया है। समन की मुझे इत्तिला नहीं, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम, समन की मुझे इत्तिला नहीं कि कब समन जारी हुआ। मैं वहां इंटीरियर में बैठा हूं, यहां मीडिया ये कह रहा है कि कहीं मेरी कलकत्ता में लोकेशन दिखा दी जाती है। ऐसा झूठा मीडिया, कहीं कलकत्ता में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं मेरी दिल्ली में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं बटला हाउस में दिखाई जा रही है, कहीं हैदराबाद में दिखाई जा रही है। ये इन बातों का मतलब क्या है? मैं किस बात से, मैंने कौन सा हिसाब रात किया है जिसकी वजह से मैं भाग रहा हूं? आप लोगों को एक विलन चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा हीरो है और ये तमाम लोग विलन है। ये तरीका अच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई विलन है तो नरेंद्र मोदी है। हमारे देश के संसाधनों को तबाह करने का, लूटने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और प्रवीण सिंह एमपी भी रह चुके हैं यहाँ पर, दोनों को आपने एक साथ जोड़ा है। मैं दोनों को एक साथ जोड़ रहा हूं बिरादरीवाद के नाम पर और मुस्लिम दुश्मनी के नाम पर। मुस्लिम दुश्मनी में इतने गर्क मत हो जाओ कि अपने देश को बर्बाद करने का काम करो। मुसलमानों से दुश्मनी, तुम अपने देश से दुश्मनी करने का काम कर रहे हो। तुम देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने का काम कर रहे हो। मुसलमानों से दुश्मनी, तुम अपनी बहन बेटियों का हक मारने का काम कर रहे हो। मुसलमान की बेटी भगा के ले जाओगे, तुम्हारी एक बेटी बैठी नहीं रह जाएगी। तुम अपनी बेटी का हक मारने का काम कर रहे हो। तुम मुसलमान की लिंचिंग करोगे, लिंचिंग करने वाले जेल नहीं जाएंगे। भाई बड़े बड़े नेताओं के बच्चे ये तमाम काम क्यों नहीं करते? ये बहकाने के लिए ये हम लोग रह गए। चेतन, जिसने 4 लोगों की हत्या कर दी, हमारे 4 मार दिए या हमारे 3 मार दिए, उनमें एक तुम्हारा भी मर गया। उनमें भाई चेतन भी जेल चला गया, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। फायदा किसको हुआ? ये जो मानसिकता है, ये जो जहर है, ये जो वायरस दिमागों में भर दिया गया है, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरे देश के लिए बेहद घातक है। अगर कार्रवाई करनी है तो ऐसे चेतन शर्मा मत पैदा होने दो। जो चेतन शर्मा की मानसिकता है वही मानसिकता रवि दुबे की, ये रवि क्या दिवाकर की है, वही मानसिकता रवि दिवाकर की है। ऐसी वही मानसिकता विधोड़ी की है। ऐसी मानसिकता हमारे देश के लिए बेहद घातक है। क्योंकि आंखों के सामने आंखों की शिकायत पलकों से करना या पलकों की शिकायत आंखों से करना ये मुनासिब नहीं है। शिकायत असल में आप लोगों से है, आपके चैनलों से है, जिन्होंने एक देश प्रेमी को, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले को, लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले को, अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले को, संविधान को बचाने की बात करने वाले को, जिन जिन अल्फाज से आप लोगों ने नवाजा है, उससे पता ये चलता है कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, उनमें से सबसे एक अहम जो स्तंभ है वो पत्रकारिता है। और पत्रकारिता पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, सरकार की गुलाम बन चुकी है। सरकार से सवाल नहीं पूछती है, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बात करता है उसको कटघरे में खड़ा करने का काम करती है और उसके साथ बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकार हमारे देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रही है। उसके खिलाफ बोलना जैसे अपराध बना दिया गया है। झूठे मुकदमे लगा देना, आज केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने पहले भी ये कहा था कि
1 बाय 1 सबका नंबर आएगा। संपूर्ण विपक्ष को मुत्तहिद होकर हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार नहीं किए जाते, जेल नहीं जाना पड़ता अगर संपूर्ण विपक्ष मुत्तहिद होकर सड़कों पर आता और गिरफ्तारी देने का काम करता। इसके अलावा कोई रास्ता अभी भी नहीं है। चुनाव से पहले तमाम लोगों को इन तमाम चीजों पे गौर करना चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि मुझे मीडिया ने बताया कि मैं फरार हूं, खाड़ी देशों में भागने का मेरा प्रोग्राम है। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। मेरे साथ इतना अन्याय आप लोग क्यों करते हो, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं आपसे, आपके चैनलों से। सत्ता हासिल करने के लिए फैसला किया था। मैं इन चीजों का, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये मांग करता हूं कि ऐसे जजेस पे सुप्रीम कोर्ट को खास नजर रखनी चाहिए जो किसी पार्टी को खुश करने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां जितने फैसले हुए हैं, ऐसे कई जज हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं। मेरे सिलसिले में कितने केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, कितने केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। लेकिन 2010 में मुझे कैसे आरोपी बनाया जाए। ना मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है, ना मेरे खिलाफ कहीं से कोई रिपोर्ट आई है। एक किसी से आपने दबाव बना के, किसी से आपने मेरे खिलाफ बयान दिलवा लिया और उसके आधार पर आप मुझे मुजरिम करार दे देंगे, मेरी बात सुनेंगे भी नहीं। दूसरी बात यह कि मुझे समन करने से पहले मैं पहले समन पे आ जाता अगर मुझे खबर होती। मैं परवाह नहीं करता हूं, मैं अदालत का सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में न्याय, क्योंकि ये लोकतंत्र का आखिरी किला है, इस किले की हिफाजत पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मिलकर करनी चाहिए कि अगर ये किला अगर कहीं सरकार के दबाव में आ गया, लालच में आ गया, टिकट में बिक गया, या अपनी मानसिकता की बुनियाद पर, अपने हिंदुत्व की कि हम हिंदू हैं, हमें मुसलमान को सजा देना है, ये बेहद भयानक होगा हमारे देश के लिए। पहले आपने न्यायपालिका पे सवाल उठाए थे। मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात पहले कह लूं, उसके बाद आप सवाल कर लेना। मैं ये पूछता हूं कि खाड़ी देशों में मैं क्यों भागना चाहता हूं। आपको कुछ भी बोलने से पहले, आप जिम्मेदार चैनल हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं। पत्रकारिता अगर इस तरह झूठ परोसने का काम करेगी, नफरतें परोसने का काम करेगी, तो हमारे देश का क्या हाल होगा। मुझ पर कौन सा ऐसा आरोप है, कौन सा ऐसा अपराध मैंने किया है जिसकी वजह से मैं खाड़ी देशों में भाग जाना चाहता हूं, जबकि आपने यह तहकीक करना भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे पास पासपोर्ट है कि नहीं है। तो ये जो अपराध आप लोग कर रहे हैं, ये अपराध मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये अपराध आप देश के साथ कर रहे हैं। आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं, आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आपको अपनी ये तरीका बदलना चाहिए। देश के हित के लिए, देश में एकता भाईचारा बनाने के लिए, देश का माहौल अच्छा बनाने के लिए, जो देश को लूटने का काम कर रहा है उसको नंगा करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि उनकी चाटुकारी से करना। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंग्रेजों के वक्त में हमारे कितने हिंदुस्तानी अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। आप लोगों ने वो रवैया अख्तियार किया हुआ है, झूठ परोसना, इसको आपको बंद करना हो। बात की थी और वो लोग इस बात पे राजी हो गए थे और जुलूस हमने अगले दिन निकाला। इसके बावजूद वो लोग जो राम बारात और जुलूस मोहम्मदी को लेकर दंगा कराना चाहते थे, उनकी साजिश नाकाम हुई। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, उन्होंने दंगा किया। उस दंगे के असल आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर मैंने दंगा नहीं किया है, अगर मुझे 169 में छोड़ा गया है, तो फिर किसी ने तो दंगा किया है, दंगा तो हुआ है। वो दंगाई जब तक नहीं पकड़ा जाए, असल चोर जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। असली दंगाई कौन है?
असली दंगाई ये तहकीक करना आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम सिर्फ बयान लेना नहीं है, आप लोगों का काम तहकीक करना भी है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप लोग ये काम नहीं करते हो, आप लोग झूठ पर उसने का काम करते हो। हमने तो देखा है पत्रकार कितनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सच्चाई को खोज के निकाल के लेके आते हैं। आप सच्चाई आपके सामने होती है और सच्चाई को नजरअंदाज करके आप दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं। और ये जो है, ये पत्रकारिता जो है, जो धर्म के आधार पर चल रही है, धर्म के आधार पर जो पत्रकारिता चल रही है, ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे देश के लिए घातक है। मैं कुछ भी बोलूंगा या मुझ जैसी सूरज शक्ल का कोई भी कुछ बोलता है, आपकी नजर में वो होता है कि भड़काऊ। आपके यहां सिर्फ एक बात है हमारे लिए कि जहरीली जुबान, भड़काऊ मौलाना, भड़काऊ भाईजान। ये तरीका ठीक नहीं है। 2010 में जो कुछ भी हुआ, अभी 2024, इस वक्त मेरी जो कोशिश थी कि आने वाले चुनावों में मैं, आप याद करो 2010 के दंगे की बात हो रही है। 2010 का दंगा आप याद कीजिए, उस वक्त मेरी पार्टी से हिंदू समाज के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे थे, हमारे सभासद भी बने थे और हर होर्डिंग में हमारे हिंदू भाइयों का पदाधिकारी हमारे बहुत से बने थे। इससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच के बरेली में दंगा कराया। मेरा अपना पर्व था, मेरा अपना जुलूस था, मैं अपने जुलूस में खुद दंगा करूंगा, ये समझ में आने की बात है। दूसरी बात यह कि आप याद करो कि मैंने भाईचारे का पैगाम देने के लिए उस जुलूस मोहम्मदी में, 2010 के जुलूस मोहम्मदी के मौके पर राम बारात और जुलूस मोहम्मदी एक ही दिन पड़ रहा था। तो हमने ये बात कही थी कि हम अपना जुलूस मोहम्मदी एक दिन बाद निकालेंगे, क्योंकि हमारा पूरा महीना जुलूस मोहम्मदी निकालने का है और हम एक दिन बाद भी निकाल सकते हैं। तो मैंने ये किया था कि एक दिन बाद निकाला था और राम बारात को मैंने किसी किस्म का माहौल खराब ना हो और भाईचारे का पैगाम देने के लिए मैंने ये काम किया था। मैं उनके इस हौसले को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो फैसला किया और अपनी सही बात जो हिंदू शरीयत के मुताबिक होना चाहिए थी, उन्होंने वो सही बात कही और हुकूमत की परवाह नहीं की, जेल की परवाह नहीं की, किसी किस्म की कार्रवाई की परवाह नहीं की। उन लोगों का, हिंदू समाज को, उन लोगों को सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने अपने हिंदुत्व की हिफाजत के लिए उन्होंने इन तमाम चीज़ों की मतलब बेखौफ होकर मुखालफत की। तो आने वाले वक्त में उन चारों शंकराचार्यों का सब्र भी काम करेगा और इनकी बेईमानी इनके सामने आएगी। ये आज अगर हमें शरीयत का पाठ अमित शाह जी ने ना पढ़ाया होता तो शायद हमें ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि आपका हिंदुत्व है, आप जानो। हमारे इस्लाम में किसी किस्म की मदाखलत या किसी किस्म का आपका कोई टिप्पणी हमें पसंद नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि हम आपके मज़हब से मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू करें, लेकिन जो हमें गलत लगता है वो कहना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर मुकदमा नहीं करेगी, मुझ पर मेरे किसी काम पर रोक नहीं लगाएगी। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता रहूं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी इससे खुश होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें SC ST की भी बात कर रहा हूं, मैं उसमें OBC की भी बात कर रहा हूं और मुझसे तेजी से वो लोग जुड़ना शुरू हुए, मैंने उन तमाम को मुत्तहिद करके मोर्चा बनाने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई। मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता ना किया होता तो आज उनके जेल जाने का नंबर ना आया होता। अगर मैंने सिर्फ मुसलमानों की बात की होती और बाकी हिंदू दबे कुचले तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश ना की होती तो ये
10 का मुकदमा उठा के 24 में मेरे ऊपर समन जारी नहीं किया जाता। और में आप ही ने उन्हें समर्थन दिया था, आप मंच भी शेयर कर रहे थे, तकरीर भी दे रहे थे उनके पक्ष में। ठीक है, अगर मैंने उनको समर्थन न दिया होता तो 2010 में दंगा ना हुआ होता। 2010 में दंगा परवीन सिंह ऐरन और राजेश अग्रवाल की मिलीजुली साजिश, और आज भी मैं कहता हूं कि ईमानदारी से अगर जांच हो जाए तो ये दोनों आदमी जेल जाएंगे। मेरे ऊपर तो इल्जाम लगाया गया, मेरे ऊपर तो फायर किया गया, मुझे तो जान से मारने की कोशिश की गई। मैंने उस दंगे को बचाने की कोशिश की, मैंने उस दंगे को रोकने की कोशिश की। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए, किसी रिटायर्ड जज के जरिए अगर उस दंगे की जांच हो जाए तो परवीन सिंह ऐरन जेल से बच नहीं सकते, राजेश अग्रवाल जेल से बच नहीं सकते। आप तो कह रहे हैं जज रिटायर होकर गवर्नर बन जा रहे हैं। ईमानदार जज की बात कर रहा हूं मैं, जो अपना ईमान बेचने वाले हैं। और ईमान बेचने वाले सिर्फ ऐसे लोग नहीं है भाई, ईमान बेचने वाले कार्यपालिका में भी है, ईमान बेचने वाले सरकार में भी बैठे हुए हैं, ईमान बेचने वाले मीडिया में भी बैठे हुए हैं, जो झूठ परोसने का काम करते हैं और रात दिन हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान का माहौल खराब करने का काम करते हैं। ये जमीर फरोशी है। आप लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है। अल्लाह के वास्ते मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको अगर अपने देश से जरा सा भी प्यार है तो अपने देश की हिमायत में, देश को की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यपालिका आखिरी, न्यायपालिका आखिरी गढ़ है लोकतंत्र का, लेकिन आप इस लोकतंत्र की हिफाजत करने में आप भी सहायक बन सकते हैं अगर आप अपना ये तरीका तर्क करते हैं। साजिश रची गई है, इन दोनों ने मिलकर साजिश रची है। और मेरी जानकारी में यह है कि वो जज साहब जिन्होंने मुझे समन जारी किया और जिन्होंने मेरे वारंट जारी किया, वो राजेश अग्रवाल के साथ चाय पीते हैं, परवीन सिंह ऐरन के साथ उनका बैठना उठना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ उनका तालमेल बना हुआ है, उनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, उनसे सम्मान लेते हैं। और वो फोटो दिखाइए आप लोगों को, वो फोटो भी आपको जारी करना चाहिए कि क्या ऐसे जज को अपने ओहदे पर बने रहने का अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसे तमाम जजेस जो किसी दबाव में, किसी लालच में, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत कारणों से इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, ऐसे जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, हमें तो हाई कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया, देखिए हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून से भागने वाले लोग नहीं है, कानून तोड़ने वाले लोग नहीं है हम। माननीय हाई कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया है, 27 तारीख को मैं हाजिर होऊंगा और तमाम लोग मेरे तमाम लोग हाजिर होंगे, गिरफ्तारी भी दी जाएगी, मैं खुद अपने आप कोर्ट में पेश होऊंगा। मैं भागने वाला नहीं हूं। मुझे जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसका पालन किया जाएगा। तो क्या आपके साथ और लोग भी होंगे गिरफ्तारी देने के लिए? नहीं, ये उन लोगों पर है कि गिरफ्तारी, जो इन तमाम बेईमानियों से जो खुश है वो जाने, लेकिन इन तमाम बेईमानियों के लिए जो तकलीफ महसूस करता है, जो अपने देश से मोहब्बत करता है, जो अपने देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, जो अपने देश के संविधान से प्यार करता है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर इससे लोगों को तकलीफ महसूस होती है तो मैं ये समझता हूं कि उस दिन मैं तन्हा जेल नहीं जाऊंगा, उस दिन मेरे साथ तमाम लोग जेल जाएंगे। भाजपा तो वो मैं ये समझता हूं कि हमारा आखिरी किला, जिससे पूरा देश उम्मीद करता है कि हमें कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, हम कोर्ट जाएंगे हमें इंसाफ मिलेगा, इस उम्मीद को, लोगों की इस उम्मीद को नहीं टूटने देना चाहिए। न्यायपालिका का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, उनके इकबाल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।